परमारा प्रमोशंस लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, छोटी या बड़ी दोनों टाइप की कंपनियाँ, जिनको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना होता है किसी न किसी तरीके से, तो वो प्रमोशन करने की जो सर्विसेज़ होती हैं, वो प्रोवाइड करती है। प्रमोट किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ों कपड़ों का बिज़नेस है, ठीक है? तो मैं अपनी अगर ब्रांड को प्रमोट करवाना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स के सामने या फिर दूसरे जो कस्टमर्स हैं, उनके सामने, तो मैं इस एजेंसी को हायर करूँगा कि ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं, इनको मेरे को थोड़ा लुभाना है। तो आप मुझे बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए सही रहेगी? तो ये कंपनी जैसे इवैल्यूएट करती है और बोलती है कि आपके लिए स्ट्रैटेजी सही रहेगी कि आप पर्टिकुलरली जो रिटेल स्टोर्स हैं, जहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहाँ के ऊपर में आपको इस टाइप से बैनर लगाने चाहिए बड़े-बड़े और उस आपको अपने कपड़ों के साथ में कुछ न कुछ फ्री देना चाहिए या फिर हो सकता है कि इनर वियर फ्री दे दीजिए या फिर कुछ न किसी लोगों के साथ में या फिर अगर आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ में आपको एक टॉयज़ साथ में देने चाहिए आपके कपड़ों के साथ में। इससे क्या होगा कि आपका जो वो टारगेट जो ऑडियंस है, ऑडियंस को एक अलग अलग तरीका मिलेगा और आपके कपड़ों को एक अलग से पहचान मिलेगी। इसी टाइप से अलग-अलग टाइप की जो कंपनी होती है, मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है, उसको प्रमोट करवानी आती है इनके पास, वो उनको ये प्रमोशन मतलब पूरा इनका मार्केट देख के, बाद में उनको एक सजेस्ट करती है कि आपको एक काम करना चाहिए, केसेस साथ में देने चाहिए, कि फ़ोन के साथ में उसका बैक कवर। बैक कवर में आपको अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना है और इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि उनको एक फैशनेबल लगे। तो ये कंपनी क्या उनको आइडिया भी दिया, उनको पूरा का प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी भी बताई और लास्ट में ये भी कि कवर कहाँ से बनवा के लाएँ, तो ये कंपनी उनको कवर बना के भी दे देती है। इनके पास में प्रोडक्शन साइकिल भी है इन कंपनीज़ के पास में। जैसे परमारा है इसके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। तो ये जो भी प्रमोट करने का जो तरीका होता है, उनको अगर प्रोडक्ट्स चाहिए प्रमोशन के लिए, तो प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर दीजिए जैसे टॉयज़ हो गए या फिर किसी भी टाइप के अलग-अलग हो गए, टोपी हो गई। मतलब जैसे आपके पास में सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन्स को ये टोपी बना के दो। दिखाओ उनको एक जोकर के कपड़े पहनाओ, तो वो जोकर के जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े बना के दे देगी उनको। तो ये जो प्रमोशन का जो तरीका है ये करती है और साथ ही साथ इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी है जिसके थ्रू ये टॉय वर्क्स मतलब खिलौने बेचते हैं रिटेल स्टोर्स के थ्रू। तो इन्होंने एक अलग से बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। प्रमोशन तो है ही, प्रमोशन वाला जो कंपनीज़ आती हैं उनको आइडिया देती हैं, पिच करती हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं और वो उनको बेच देती हैं, उनका काम खत्म हो गया। दूसरी साइड में ये एक अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी चल रही है, टॉय वर्क्स, टॉयज़ बेचते हैं और साथ ही साथ में एक ट्राइब यंग ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू इस ब्रांड नेम के साथ में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू टॉयज़ और साथ में दूसरे जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और वगैरह नहीं होते हैं कि खेलने योग्य, कुछ भी खेलने की चीज़ें, वो चीज़ें भी प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी घुस गई है, जिसके थ्रू मतलब एक स्टैंडर्डाइज़्ड बिज़नेस हो, जिसके अंदर में किसी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा ही काम है और हम ही चला रहे हैं। जितना बढ़ाएँगे उतना बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से, ये टॉय वर्क और ट्राइब यंग की तरफ से और वो साथ में वो तो चल ही रहा है प्रमोशन वाला। सो दोनों ही बिज़नेस अपने आप में एक अलग यूनिक हैं, अच्छे हैं और अच्छे खासे टाइम से चल रहे हैं। अब ये कंपनी हमसे क्या चाह रही है अगर इसकी बात करें तो ये 1 ऑफ सितंबर से 5 ऑफ सितंबर के बीच में इसका आईपीओ खुला हुआ रहेगा। छोटी कंपनी है, ज़्यादा पैसे नहीं माँग रही है। इस आईपीओ के थ्रू ये 57 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रहे हैं और 57 करोड़ की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 15 करोड़ ही उठा रहे हैं। मतलब वैल्यू इन्होंने अपनी कंपनी की लगाई है 57 करोड़ के आसपास में और इनको 15 करोड़ चाहिए उसी वैल्यू के हिसाब से। तो जिसके बदले ये 24,24,000 शेयर्स मार्केट में जारी करने वाले हैं। अब आपको एक आईपीओ के लॉट लॉट के साथ में फाइल लगाने के लिए 1,26,000 रुपए की टोटल ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसमें हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपने क्लियरली देख पा रहे हैं कि इनकी जो एसेट है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं पिछले 1 साल से ऑफ कोर्स नहीं बढ़े हैं, उल्टा कम हुए हैं एसेट्स। रेवेन्यू जो हैं, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा नहीं बढ़े बट बढ़े हैं। साथ ही साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू इतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि इनके पास में जो कॉस्टिंग हुई है, जो प्रोडक्शन में कॉस्टिंग होती है, जैसे इन्होंने किसी भी क्लाइंट को बताया कि आपको टॉयज़ देने चाहिए, तो टॉयज़ ये बना के देंगे फिर उनको क्लाइंट्स को, ठीक है? तो जो इनकी खुद की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने माल बचा लिया। पिछली बार जो माल जितना खर्च हुआ था, जितने जिस साइज़ के टॉयज़ दिए थे, वो साइज़ बड़े टॉयज़ थे। इस साल साइज़ छोटी थी, मतलब इसी टाइप का प्रोजेक्ट्स आया सामने, तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्टिंग जो है ऊपर-नीचे होती रहती है। तो यहाँ पर इस साल जो है इनकी कॉस्टिंग की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए। नेटवर्थ जो है जितना प्रॉफिट कमा रही है उसी अकॉर्डिंग नेटवर्थ इनकी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ रिजर्व्स में इनके पास में आज के दिन 9 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। नेटवर्थ एंड रिजर्व्स में काफ़ी फ़र्क होता है, इसके पीछे अगर रीज़न हम लोग जानते हैं, तो रिजर्व्स वो होते हैं जिनका जैसे कि मान लीजिए एक तो हो गया शेयर कैपिटल जो कि मतलब ₹10 के फेस वैल्यू के ऊपर हमने पैसा इकट्ठा किया। साथ में रिजर्व्स मतलब हम जब जैसे किसी कंपनी को हमने ₹20 दिए, उसने 1 शेयर के बदले में से ₹20 लिए, तो ₹10 तो हो गए शेयर कैपिटल। ठीक है, वो तो ऑथोराइज़्ड कैपिटल वाली लाइन में चला गया और ₹10 जो है एज़ अ प्रीमियम हमने उसको दिए, तो वो ₹10 जाके रिज़र्व में इकट्ठे हो जाएँगे। दूसरा कंपनी जो भी कमाई करती रहेगी, वो भी जाके रिज़र्व्स में इकट्ठे होंगे। बट नेटवर्थ जो है, जो भी कंपनी ने अब तक जैसे मान लें 3-4 साल से जिस भी जहाँ पे भी पैसा लगा रही है, इन्वेस्टमेंट लगा रही है, लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, उसकी आज के दिन वैल्यू क्या चल रही है? तो वो चल रही है 16 करोड़ के आसपास में और रिज़र्व्स में वो पैसा जो कि कंपनी कमा-कमा के इकट्ठा कर रही है और बाद में लगा रही है। सो बिज़नेस में लगाया हुआ पैसा इज़ रिज़र्व्स और जो हमसे जो उसकी वैल्यू आज के दिन चल रही है
तो वो क्या है, वो है नेटवर्थ। अब यहाँ पे बोरोइंग्स आज के दिन 33 करोड़ के आसपास में कंपनी की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। इसके अंदर से अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, अब आज के दिन हम इस बिज़नेस को समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका अपनाएंगे आज। मान लीजिए कोई भी बिज़नेस होता है, उसको समझने का सबसे सिंपल तरीका कि आज हम जो रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए हम 57 करोड़ रुपए में कोई कंपनी खरीद रहे हैं, जैसे कंपनी 57 करोड़ रुपए मांग रही है, हम 57 करोड़ रुपए में बिज़नेस को खरीद रहे हैं। हमें हाथों हाथ उस बिज़नेस को खरीदते ही अगर मुझे हाथों हाथ बेचना होगा, अगर उसके मैं टुकड़े करके बेचूँ, अलग-अलग तरीके से बेचूँ, तो क्या मुझे कितने रुपए आज के दिन मिल जाएँगे? 57 करोड़ रुपए के क्या मुझे वापस 57 करोड़ रुपए मिल जाएँगे? तो ये होती है आज की एक्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है। तो उसका हमें पता किस बेसिस के ऊपर चलेगा? वो उसका हम लोगों ने इस बेसिस जो कंपनी के आज के दिन इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको देख के पता चलेगा। तो 57 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, राइट? उसके बदले हमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब 57 करोड़ रुपए के बदले यहाँ पे 14 करोड़ का और 19 करोड़ के 2 लोन्स हैं, तो लगभग 34 करोड़ के लोन हो गए। तो हमें 57 करोड़ में से 34 करोड़ तो लोन ही देना पड़ जाएगा सबसे पहले, ठीक है? दूसरी चीज़ बाद में ट्रेड्स पेएबल 9 करोड़ के हमें देने पड़ जाएँगे, जो कि हमने माल उठाया हुआ ऑलरेडी, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया। तो 34 करोड़ प्लस 9 करोड़, तो ये हो गए 43 करोड़। तो 43 करोड़ चले गए। 57 करोड़ रुपए हमने देने हैं। उसके बाद में बाकी पीछे पैसा बचा, तो वो किसका पैसा बचा हुआ है, वो हमारा पैसा बचा। उसके बाद में भी 2.5 करोड़ का एक अदर लायबिलिटी सेक्शन है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो ये लगभग 3 करोड़ रुपए और हमारे साथ में चले गए। 43 में से 3 और गए, कितने गए? 46 करोड़ रुपए तो चले गए 57 में से। 11 करोड़ रुपए बचे। अब 11 करोड़ रुपए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 11 करोड़ रुपए हमारे पास में बचे हैं, वो उधारी में पड़े हुए हैं, जो कि 16 करोड़ रुपए उधारी में पड़े हुए हैं, कि जिनका माल हमारा बिका हुआ है बट अभी तक पैसा आया नहीं है। जो कि हमारे पास में एसेट्स हैं जिनकी नेटवर्थ है, वो 15-16 करोड़ की है और वो सारा का सारा पैसा उधारी में पड़ा हुआ है। मतलब हम आज के दिन जो भी कंपनी के अंदर में खरीद रहे हैं, हमारे सामने अगर उसको टुकड़ों में डिवाइड करके कुछ भी लेते हैं, तो हम हाथ ही फैलाते रहेंगे, भाई पैसा दे दो यार, भाई प्लीज़ पैसा दे दो यार। राइट, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, नथिंग। तो हम इस बिजनेस को खरीद रहे हैं ओनली बेस्ड ऑन दी कि कल को फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी, और आज के दिन जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है, कल को फ्यूचर में भी कमाएगी। सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर खरीद रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में पैसा। अब 15 करोड़ की आज के दिन वैल्यूएशन है इसकी, मतलब 15 करोड़ की नेटवर्थ है इस बिजनेस की आज के दिन में। अगर ये इसी तरीके से प्रॉफिट कमाती रहती है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी की कमाती रह सकती है, तो इसकी जो ये जो रिकवरी है, ट्रेड्स रिसीवेबल्स हैं, ये रिकवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो नेटवर्थ है, मतलब जो हमारे पैसे हैं, वो मतलब हमारे इंक्रीज होते जाएंगे। दूसरी प्रॉफिट्स के साथ में हम जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ में जगह इन्वेस्ट करेंगे जिनको, तो वहाँ से भी हमारी नेटवर्थ इंक्रीज होगी। साथ ही साथ अगर हम इसको भी अगर साइड रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट्स के बेसिस पे बात करते हैं, कि सिर्फ कैश फ्लो के बेसिस के ऊपर में, जो कि हमने आज 57 करोड़ रुपए दे रहे हैं इनको, तो हमें 2 करोड़ रुपए के हिसाब से और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, जिनको अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेते हैं, जो कि है 13% का। सो 13% का अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो अगर उस हिसाब से भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो हमें लगभग लगभग 12 साल का टाइम लग जाएगा, मतलब उस वैल्यू को अचीव करने में। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ प्रॉफिट्स के बेसिस पर हम लोग चलते हैं, तो 12 साल का वक्त हमें लग जाएगा हमारे पैसों को रिकवर करने में। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बिजनेस, मतलब आज के दिन इन्वेस्टेबल टाइप ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है देन प्रॉफिट्स। तो जहाँ पे रिस्क अभी आज के दिन ज़्यादा इन्वॉल्व है, कल को जब रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा इतना ज़्यादा, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस के हिसाब से। अब इसी के साथ में हम लोग देखते हैं आईपीओ की पॉसिबिलिटी खुलने के ऊपर कितनी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो जो बिचौलिए, जिनको इंटरमीडिएट मतलब मार्केट मेकर्स हैं, इंटरमीडियरी है वो, ऑफ कोर्स सी बात है। सो उसको कितने शेयर्स दिए गए, तो यहाँ पे देखा जा रहा है 1.4% के आसपास में दिया जा रहा है। तो ये लगभग ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट लेंगे इसको आईपीओ में ऊपर खुलवाने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर खुलने की उम्मीदें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनके इनके बेसिस के ऊपर में। वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर में ऊपर खुलने की कोई उम्मीद मुझे दिख नहीं रही है। बाकी फिर जितना भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, मतलब प्रमोट, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं किस तरीके से हवा बनाते हैं, किस तरीके से हवा बनती है, कहाँ तक ऊपर ले जाया जा सकता है, वो अलग चीज़ें हैं। वो उस लाइन में हम नहीं जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर आज के दिन कुछ भी बात नहीं बन रही है यहाँ पर, और इनको भी, इंटरमीडिएट को भी इतने शेयर्स नहीं दिए जा रहे हैं। थर्ड चीज़, पैसा अगर आ रहा है तो कंपनी लोन चुकाने में काम में लेने वाली है? नहीं लेने वाली है। वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज़ करने में काम में लेने वाली है। ठीक है, लोन नहीं चुका रही है। ये देखिए, फंडिंग्स फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि कंपनी के पास में जो बिजनेस आ रहा है उसके लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज की और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम काम में लेने वाले हैं। और दूसरे कॉर्पोरेट पर्पसेस की सैलरी वैलरी वगैरह पे करने के लिए काम में लेने वाले हैं। कमीशन हो गया, नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए खर्चा होता है वो वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए हम काम में लेने वाले हैं। सो आज के दिन वैल्यूएशन वाइज आईपीओ में लगाना मुझे सही नहीं लग रहा है, और ज़्यादा ऊपर खुलने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। बस नेगेटिव में ना खुले, वही भगवान की दया होगी। फाइनली एक बार जीएमपी को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिसके बेसिस पर थोड़ा सा हमें अंदाज़ा देखने को मिल जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, ये 1.59% मतलब लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं, जो कि बहुत बेकार हैं। ठीक है,
सो दैट्स आवर व्यू एंड सी यू टुमारो।